नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, लगता है कि मैं करीबन महीना सवा महीना के बाद आप लोगों के सामने फिर से खड़ा हुआ। कारण यह है कि शादी ब्याह का माहौल, और भैया जहां मैं रहता हूं ना, वहां पे पंचायत इलेक्शन था, तो चारों तरफ से एडवर्टाइजिंग चल रहा था, मुखिया का, सरपंच का, जिला परिषद का, ठीक है ना। तो काफी साउंड, काफी पॉल्यूशन था। इसी कारण से हमने क्या किया कि अपना ड्रॉप कर दिया मामला। और नया जो मैं मामला लेके आया हूं ना, वो है अभी आपका माइनिंग मैट और ब्लास्टर के एग्जाम में जो जून में बैठने जा रहे हैं ना भाई लोग, मैं उसके लिए लेके आया हूं कुछ। मैं आपको बता दूं कि ये एमएमआर का सिलेबस मैंने एक ही वीडियो दिया था, उसमें था रेगुलेशन 1 से लेके 3 से लेके 6 तक का प्रोग्राम था। उसमें रेगुलेशन 3, 4, 5 और 6। उसी क्रम में आज मैं रेगुलेशन 7 से ऊपर उठाता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना मैं एक दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए, आशा है कि माइनिंग मैट और ब्लास्टर के एग्जाम में जो मेरे मेटल माइंस के भाई बंधु लोग बैठ रहे हैं ना, उसके लिए ये काफी सहायक होगा। तो स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन नंबर एमएमआर 61 का ये रेगुलेशन नंबर 7वां क्या बोलता है। 7वां में क्या बोलता है दोस्तों? रेगुलेशन 7 में है नोटिस ऑफ रीओपनिंग। क्या है? नोटिस ऑफ रीओपनिंग। भैया, खदान खोलने से पहले नोटिस किसको देना है, कब देना है, कैसे देना है, ठीक है। चलिए, क्या बोलता है पहला क्वेश्चन कि किसी माइंस को अबेटमेंट और डिसकंटिन्यूअस के बाद, अबेटमेंट और डिसकंटिन्यूअस के बाद, डिसकंटिन्यूअस जो हमारा कोल माइंस में क्या होता है 60 डेज, लेकिन मेटल माइंस में क्या होता है 4 मंथ। ये एक टर्म है सीएमआर और मेटल माइन में। डिसकंटिन्यूअस कोल माइंस में 60 दिन और मेटल माइंस में 4 मंथ। तो क्या बोल रहा है कि किसी माइंस में अबेटमेंट और डिसकंटिन्यूअस के बाद रीओपन का अगर इरादा एजेंट, मैनेजर और ऑनर, कौन कौन? ऑनर, एजेंट और मैनेजर अबेटमेंट और डिसकंटिन्यूअस के बाद माइंस को रीओपन करने का इरादा अगर कर लेता है, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा कि भैया नोटिस कितने दिनों में दी जाएगी। नोटिस कितने दिनों में दी जाएगी? कितने दिनों में दी जाएगी? बिफोर 30 डेज, रीओपनिंग से 30 डेज पहले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या निकल के आएगा कि नोटिस किसको दिया जाएगा भैया? किसको दिया जाएगा नोटिस? नोटिस दिया जाएगा सीआई और आरआई को। सीआई, आरआई और डीएम, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, 3 आदमी, ठीक है। और भैया आता है एक फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि ये नोटिस जो है वो कौन से फॉर्म में दिया जाएगा? कौन से फॉर्म में दिया जाएगा? फॉर्म 1 में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी माइंस और स्ट्रीम रीओपन किया जाता है तो ऑनर, एजेंट और मैनेजर रीओपनिंग का एक्चुअल डेट, क्या है? रीओपनिंग का एक्चुअल डेट का नोटिस किसको देगा भैया? सीआई और आरआई को देगा। और कब देगा? 4th वीक देगा, यानी तत्काल देगा, तुरंत देगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या आता है। ये जो रेगुलेशन है 8वां नंबर रेगुलेशन क्या बोलता है इसमें कि चेंज इन ऑनरशिप एंड एड्रेस ईटीसी। चेंज इन ऑनरशिप एंड एड्रेस ईटीसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग एग्जाम में इससे एक आध क्वेश्चन घुसाता है, ठीक है। गौर कीजिएगा, इसमें क्या बोलता है पहला क्वेश्चन कि जब माइंस का नेम और ऑनर बदलता है, कौन कौन? माइंस का नेम और ऑनर बदलता है, या ऑनर का एड्रेस बदलता है। 3 चीज है, माइंस का नेम, ऑनर या ऑनर का एड्रेस, ठीक है, बदलता है तो क्या है पहला क्वेश्चन कि नोटिस कितने दिनों के अंदर दिया जाएगा? कितने दिनों के अंदर दिया जाएगा? अंडर 7 डेज। अंडर 7 डेज नोटिस किसको किसको दिया जाएगा? किसको किसको दिया जाएगा? सीआई, चीफ इंस्पेक्टर, और आरआई, रीजनल इंस्पेक्टर। कौन से फॉर्म में दिया जाएगा भैया? तो फॉर्म 1 में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि माइंस का ऑनर कोई कंपनी या एसोसिएशन है तो, यही वो टर्म है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। समझिए इस बात को, क्या बोलता है इसमें 4-5 टर्म है, ध्यान से सुनिए उसको।
माइंस का ऑनर कोई कंपनी और एसोसिएशन है तो क्या है पहला टर्म कि फर्म के किसी पार्टनर के चेंज हो जाने पर, एसोसिएशन के किसी मेंबर के चेंज हो जाने पर, तीसरा टर्म है प्राइवेट कंपनी के किसी डायरेक्टर के चेंज हो जाने पर, और चौथा टर्म क्या है प्राइवेट कंपनी के किसी शेयर होल्डर के चेंज हो जाने पर। नोटिस कितने दिनों के अंदर दी जाएगी भैया? तो नोटिस अंडर 7 डेज, 7 दिन के अंदर पे नोटिस दी जाएगी। किसको नोटिस दी जाएगी? चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है इसमें कि यदि कोई माइन क्लोज की जाती है, क्या है? यदि कोई माइन क्लोज की जाती है और यदि किसी माइंस का ऑनर बदलता है तो क्या है? माइंस क्लोज हो रहा है और या तो माइंस का ऑनर बदलता है तो नोटिस कितने दिनों के अंदर करना है हमको? अंडर 30 डेज, 30 दिन के अंदर हमको नोटिस करना है। दूसरा क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि किसी माइंस का काम 60 दिन से डिसकंटिन्यूअस है तो क्या है? 60 दिन से डिसकंटिन्यूअस है तो नोटिस कितने दिनों में की जाएगी भैया? 90 डेज, अंडर 90 डेज नोटिस की जाएगी। तो रेगुलेशन 7 और 8 यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या अगला रेगुलेशन? रेगुलेशन नंबर 9, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। भैया अगर एक्सीडेंट हो गया तो हमको नोटिस कैसे देना है? ठीक है, तो क्या बोलता है इसमें कि माइंस और उसके आसपास कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो माइंस या माइंस के आसपास कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ऑनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेगा भैया? पहला चीज नोटिस किसको देगा? रीजनल इंस्पेक्टर साहब को देगा। किसको देगा? रीजनल इंस्पेक्टर साहब को देगा। दूसरा क्वेश्चन, नोटिस कब देगा भैया? 4th वीक देगा। कब देगा? 4th वीक, तत्काल, तुरंत। और इसमें टर्म आता, क्वेश्चन आता, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ये जो नोटिस है, एक्सीडेंट का नोटिस है, वो कैसे दिया जाएगा? तो कैसे दिया जाएगा? आधुनिक युग है, सबसे पहले फोन से, उसके बाद एक्सप्रेस तार से और उसके बाद मैसेंजर। यानी नोटिस कैसे देगा? टेलीफोन, एक्सप्रेस तार और मैसेंजर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रेगुलेशन नंबर 10। क्या है इसमें? नोटिस ऑफ डिजीज या बीमारी का नोटिस हमको कैसे देना है। ठीक है, इसका फॉर्म जरूर पूछता है एग्जाम में, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब किसी वर्कर को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गैजेट में प्रकाशित किसी तरह की बीमारी हो जाती है तो कौन सा बीमारी है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नोटिफाइड माइनिंग इक्यूपेशनल डिजीज माना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गैजेट में पारित है कि ये ऑक्यूपेशनल डिजीज है, ये इस काम की वजह से इस तरह का बीमारी पैदा हुआ है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा कि ऑनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेगा? पहला काम नोटिस कितने दिनों के अंदर देगा? अंडर 30 डेज। गंभीर बीमारी या ऑक्यूपेशनल डिजीज जो अगर हो जाता है तो उसका जो नोटिस है वो कितने दिनों के अंदर में देगा? अंडर 30 डेज। नोटिस कौन से फॉर्म में दिया जाएगा भैया? तो नोटिस दिया जाएगा फर्स्ट शेड्यूल फॉर्म नंबर 5। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोटिस ऑफ डिजीज का नोटिस जो है वो कौन से फॉर्म में दिया जाता है? फॉर्म 5 में दिया जाता है। और डिजीज का नोटिस किसको किसको दिया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर CI, रीजनल इंस्पेक्टर RI और सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल। नोटिस किसको किसको दिया जाएगा डिजीज का? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, CI, RI और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग रेगुलेशन नंबर 11, माइनिंग बोर्ड। क्या है भैया बोर्ड और बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या बोलता है 11 नंबर रेगुलेशन? बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, सुनिए। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन को क्या कहा जाता है भैया? बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन को क्या कहा जाता है भैया? उसको कहते हैं हम लोग बोर्ड। ठीक है, अब बात आता है कि बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा? कौन होगा भैया बोर्ड का चेयरमैन? चीफ इंस्पेक्टर साहब होंगे, CI। अगला क्वेश्चन, बोर्ड में चेयरमैन को छोड़कर कुल कितने मेंबर होते हैं? ये मेंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से रखिएगा दिमाग में
कि बोर्ड में चेयरमैन को छोड़कर कुल कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर। और अगला क्वेश्चन अगर ये डाल दे कि बोर्ड में कुल मेंबर की संख्या कितनी होती है, उसमें इंक्लूडिंग चेयरमैन अगर हो जाए तो बोर्ड में कितना मेंबर होगा? 6 मेंबर। ठीक है, आगे आइए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बोर्ड मेंबर का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है भैया? बोर्ड मेंबर का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा भैया? वो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बोर्ड मेंबर का कार्यकाल कितने समय का होता है? बोर्ड मेंबर का जो कार्यकाल है वो कितने दिनों का होगा भैया? 3 साल का, 3 इयर्स का। कितने का होगा? 3 इयर्स का। चलिए आगे बढ़िए। बोर्ड मेंबर्स का रिक्वायरमेंट और पेमेंट कौन देता है भैया? बोर्ड मेंबर्स को रिक्वायरमेंट और पेमेंट कौन देगा भैया? देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि बोर्ड मेंबर के अपॉइंटमेंट के लिए उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए भैया? एक तो वो माइनिंग इंजीनियर डिग्री होल्डर होना चाहिए, और या माइनिंग इंजीनियर डिग्री प्लस किसी माइनिंग इंस्टीट्यूट में, इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट में वो काम करता हो। ठीक है, एक माइनिंग इंजीनियर डिग्री होल्डर, दूसरा माइनिंग इंजीनियर प्लस किसी माइनिंग इंस्टीट्यूट में एज ए टीचर कार्य कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बोर्ड का सेक्रेटरी का काम कौन करेगा भैया? क्या है क्वेश्चन कि बोर्ड में सेक्रेटरी का काम कौन करेगा भैया? तो सीआई द्वारा नॉमिनेट इंस्पेक्टर करेगा। बोर्ड का सेक्रेटरी का काम कौन करेगा? सीआई द्वारा नॉमिनेट इंस्पेक्टर। और लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका? रेगुलेशन 11 का कि बोर्ड का मीटिंग मैक्सिमम कहां होगा, या बोर्ड मीटिंग कहां होता है? तो भैया बोर्ड मीटिंग सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा धनबाद में, झारखंड धनबाद। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना दोस्तों, ये जो 1 महीना का मेरा गैप आया है, इस गैप में हमने कुछ काम किया है। अब पहले मैंने चाहता हूं कि पहले आप उसको जान लो कि 1 महीने में हमने किया क्या है। तो भैया सबसे पहला काम किया है ये आपका माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट टोटल पन्ना इसमें कितना है भैया? आपका इसमें टोटल पन्ना है 126 पन्ना। ठीक है, इस टोटल बुक का मेरे दोस्त मैंने एक नोट्स बनाया है, मात्र 20 पेज में है ये नोट्स। ये देखिए, मात्र 20 पेज में ये नोट्स है, और ये टोटल 215 क्वेश्चन है। इसमें एक भी क्वेश्चन इस किताब का भैया इससे छूट नहीं सकता आपको, मैं बता दूं। जहां पर आपको पढ़ना कितना? 126 पेज, यहां पर 20 पेज। 20 पेज में 215 क्वेश्चन, माइंस एक्ट 1952 खत्म। ठीक है, उसके बाद आइए माइंस एक्ट। इसमें टोटल कितना है पेज आपका हो गया? इसमें टोटल पेज संख्या हो गया आपका 104। इससे आपका टोटल क्वेश्चन निकल के आता है, देखिए 234। कितना आता है इससे? टोटल क्वेश्चन निकल के आता है आपको 210 क्वेश्चन। पेज है इसमें 23 पेज में आपका माइंस एक्ट जो है वो खत्म। ठीक है, आपका माइंस रूल 20 पन्ना में खत्म, माइंस एक्ट 23 पन्ना में खत्म। ठीक है, अब एक मसाला जो तैयार हुआ है ना, वो है इसका। भैया जो भी आदमी ब्लास्टर के एग्जाम में बैठ रहा है, ठीक है, माइनिंग जो मेटल माइन के ब्लास्टर का एग्जाम है उसमें जो बैठ रहा है, उसके लिए ये किताब, क्या है इस किताब का नाम? खान के बारूद और प्रैक्टिकल ब्लास्टिंग टेक्निक, माइन एक्सप्लोसिव एंड प्रैक्टिकल ब्लास्टिंग टेक्निक, एलसी का। इस किताब का 2 टर्म है भैया, सॉलिड ब्लास्टिंग और ओपन कास्ट ब्लास्टिंग। तो इस किताब का सॉलिड ब्लास्टिंग से आपको निकल के आता है, इसमें आपको आया टोटल क्वेश्चन 104, और ओपन कास्ट ब्लास्टिंग से निकल के आया टोटल क्वेश्चन 230। और इसके नीचे लगा दिया मैंने एमएमआर ब्लास्टिंग का जो रेगुलेशन है उसका 79 क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद आपका एमएमआर का जिस स्टाइल में मैं पढ़ा रहा हूं उसी अंदाज में आपका टोटल नोट्स लगभग इसमें आपको 700 क्वेश्चन होगा।
ठीक है, तो ये सारा मटेरियल हमने क्या किया भैया, सजा के रेडी किया है। जिस किसी भी भाइयों को चाहिए, अब वो सुनिए वो कैसे लेंगे इसको। सबसे पहले भैया क्या करना है, कैसे लेना है इसको, इस मसाले को, तो 8540874274 इस पे सबसे पहले आपको एक हाई लिख के मैसेज भेजना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपको कि एक मैंने पीडीएफ बनाया है, एक एक दो पन्ना का सारा मसाला का, वो पहले आप मंगा लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए कि मसाला किस तरह का है, कैसा है, ठीक है। उसके बाद जो भैया ब्लास्टर के मैदान में उतरेगा उसको 600 रुपया गूगल पे या फोन पे इस नंबर पे करना है। आपको उसमें मिलेगा शॉर्ट फायरिंग, सॉलिड ब्लास्टिंग, ओपन कास्ट ब्लास्टिंग और एमएमआर ब्लास्टिंग, ठीक है। और जो भाई साहब माइनिंग मैट के मैदान में उतरेगा उसको मिलेगा माइंस एक्ट, माइंस रूल और एमएमआर 1961, ठीक है। और उनको पेड करना पड़ेगा भैया 1000 रुपया, ठीक है। जब मामला पसंद आ जाए गूगल पे फोन पे आप कर दें, ध्यान से सुनिए ये टर्न, आपको मैसेज करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पे अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एकदम परफेक्ट देना, क्योंकि ये जो जाएगा आपको हार्ड कॉपी जाएगा और डिलीवरी अंडर 4 या 5 डेज में होगा। नो पीडीएफ, नो पेन ड्राइव, नो कुछ, जो भी जाएगा हार्ड कॉपी जाएगा। 5 दिन अपने हाथ में रख के ऑर्डर करना भैया, मंजूर है लो, नहीं मंजूर है मत लो। इसीलिए पहले 5-6 पेपर का जो पीडीएफ है उसको मांग लो, पढ़ लो, समझ लो मसाला कैसा है, क्योंकि महंगा है और जाएगा हार्ड कॉपी। और मैं बता दूं प्रत्येक को भेजने में, जेरेक्स वाइंडिंग भेजने में लगभग दोनों कॉपी में मेरा 230 रुपया मेरा खर्च होगा, इसलिए मैं दाम जो है ना वो थोड़ा चढ़ा के रखा हुआ है। तो माइनिंग मेट वाले के लिए 1000 रुपया और ब्लास्टर वाले के लिए 600 रुपया। ये आपको गूगल पे फोन पे पेड करना है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, उसके बाद स्पीड पोस्ट या कोरियर के थ्रू आपके पास 3 से 4 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आइए बात समझ में, आप अपना व्हाट्सएप नंबर से मैसेज कीजिए, ये पीडीएफ लीजिए और जरूर लिखिएगा कि आप ब्लास्टर के लिए जा रहे हैं या माइनिंग मेट के लिए जा रहे हैं। जिसके लिए जा रहे हैं उसका मसाला आप पीडीएफ में देख लीजिए, 2-4 पन्ना मैंने बना के रखा हुआ, देख लीजिए। उसके बाद अपना जैसे डिटेल्स है वैसा लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कि बोर्ड का जो मीटिंग होगा भैया, उसके प्रत्येक मीटिंग से क्या क्या क्वेश्चन निकल के आएगा, बोर्ड के प्रत्येक मीटिंग के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, क्या अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन क्या निकल के आएगा भैया, कि बोर्ड के प्रत्येक मीटिंग के लिए बोर्ड मेंबर को लगभग कितने दिन पहले नोटिस करना है, सूचना देना है। बोर्ड मीटिंग के लिए हम लोग को बोर्ड मेंबर को कितने दिन पहले नोटिस करना है, सूचना देना है, कितने दिन पहले, मिनिमम 10 डेज, मिनिमम 10 डेज, ठीक है। दूसरा, बोर्ड मीटिंग का नोटिस कौन देगा, नोटिस बोर्ड मीटिंग का कौन देगा भैया, प्रेसिडेंट सीआई साहब देंगे या सेक्रेटरी, कौन देगा, प्रेसिडेंट सीआई साहब या सेक्रेटरी, ठीक है। बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस है वो बोर्ड मेंबर को कहां और कैसे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोर्ड मेंबर का जो नोटिस है, मीटिंग का जो नोटिस है वो बोर्ड मेंबर को कहां दिया जाएगा, वो दिया जाएगा भैया एट होम, उसके निवास स्थान पे। और कैसे दिया जाएगा, बाय द सिंपल पोस्ट, पोस्ट के थ्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड का इमरजेंसी मीटिंग कौन बुलाएगा भैया। बोर्ड में अगर कोई इमरजेंसी में डिसीजन लेना पड़ गया, कोई मीटिंग बुलाना पड़ गया, वो मीटिंग कौन बुलाएगा, वो मीटिंग बुलाएगा अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, ठीक है। इमरजेंसी मीटिंग का जो नोटिस है ना वो बोर्ड मेंबर को मिनिमम कितने दिन पहले देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इमरजेंसी मीटिंग का जो नोटिस है वो बोर्ड मेंबर को कितने दिन पहले देना पड़ेगा, कितने दिन पहले, 2 डेज, बिफोर 2 डेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बोर्ड मीटिंग जो होगा उसका अध्यक्षता, प्रेसिडेंसी कौन करेगा, ठीक है। बोर्ड मीटिंग का जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा भैया, वो करेगा अध्यक्ष महोदय, ठीक है। अगला, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड मेंबर का जो है अध्यक्षता कौन करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड मेंबर का अध्यक्षता कौन करेगा भैया, कौन करेगा,
बोर्ड मेंबर में से चुना हुआ एक मेंबर। और मैं बता दूं कि इस मेंबर के पास अध्यक्ष का टोटल पावर होगा उस दिन के लिए। ठीक है, तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड मीटिंग का अध्यक्षता कौन करेगा? बोर्ड मेंबर में से चुना हुआ कोई एक मेंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बोर्ड मीटिंग के लिए मिनिमम कितने मेंबर का होना अनिवार्य है? क्या क्वेश्चन? बोर्ड मेंबर के लिए मिनिमम कितने मेंबर का होना अनिवार्य? कितने मेंबर का होना? 3 मेंबर का होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि बोर्ड मीटिंग में कास्टिंग वोट यानी निर्णायक वोट देने का जो पावर है, अधिकार है, वो किसका है? अध्यक्ष का है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपका रेगुलेशन नंबर 11। आज हम लोग कितना रेगुलेशन किए? 4, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 5 रेगुलेशन आज हम लोग कंप्लीट किए। आगे पुनः मिलते हैं दोस्तों, और बीच में 1-2 वीडियो के बाद मैं ब्लास्टर का भी चैप्टर लेके आपके पास सामने उपस्थित हो जाऊंगा दोस्तों। और आशा करता हूं काफी दिनों के बाद जो मेरा प्रयास है एमएमआर पे आप लोगों को पसंद आया होगा। और बहुत दिनों के बाद गुजारिश करूंगा खासतौर पे जो अभी मेटल माइंस के जो बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, गुजारिश रहेगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हिम्मत को बढ़ाइए। और अगर मेरा मटेरियल आपको चाहिए तो जैसा मैंने बताया आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। 1-2 पन्ना का जो पीडीएफ है प्रत्येक चैप्टर से, उसको देखिए, समझिए, अगर लेने का मन करे तो उसी तरह से आप उसको हासिल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।